दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पुनीत। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त तवाना होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि मौसम लगातार नई नई करवट ले रहा है और कभी गर्मी कभी सर्दी का मौसम हो रहा है, खास करके उत्तर भारत में जहां जहां बर्फ पड़ रही है। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें और ज़रूरत पड़ने पर कपड़े वपड़े पहनते रहें, गर्म कपड़े या फिर चेंज करते रहें। और त्योहारों का समय है, नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही साथ कुछ जगह पर आज और कुछ जगह पर कल ईद उल फितर मनाया जाएगा, तो आप सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले समय में महावीर जयंती और रामनवमी के पवित्र दिन भी आ रहे हैं, आप सभी को इन त्योहारों की भी हार्दिक शुभकामनाएं। ये सभी आपसी सौहार्द के त्योहार हैं, लेकिन खेद की बात यह है कि इन त्योहारों को हम मनाते हैं लेकिन आपसी सौहार्द से हमें रहना अब तक नहीं आया। हम सौहार्दपूर्ण ढंग से रह नहीं पाते, आपस में लड़ना झगड़ना हमारा लगा ही रहता है, कभी दंगे कभी फसाद। तो इन त्योहारों को मनाने का मकसद तभी पूरा होता है जब हम सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर आपसी वैमनस्य को त्याग करके आपसी सौहार्द के साथ रहें, मिलजुल कर रहें, सभी संस्कृतियों धर्मों के लोग मिलजुल कर रहें, तभी इन त्योहारों को मनाने का वास्तविक अर्थ पूरा होता है। फिर चाहे वो ईद उल फितर हो, फिर या हो रामनवमी, या हो महावीर जयंती, जिन्होंने हम सबको आपस में मिलजुल कर रहने का संदेश दिया। तो अब कम्युनिटी कलर्स में बढ़ते हैं आगे और बिना देर किए आइए सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। पीएम के अध्यक्ष अंबुमणि रामदास का तमिलनाडु सरकार पर बड़ा आरोप, सामाजिक अन्याय का कर रहे दिव्यांगजन सामना। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता का दिल्ली के राज्यपाल को पत्र, दिल्ली ट्रैफिक में अपनाई जाए ऑडियो सिग्नल प्रणाली। यूडीआईडी कार्ड बनाने के लिए समय सीमा 90 दिन, लेकिन झारखंड में जमीनी हकीकत इससे उलट। पुणे में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला आया सामने, 3 आरोपियों ने मानसिक दिव्यांग किशोरी के साथ किया सामूहिक दुष्कर्म। डिसेबिलिटी स्कॉलरशिप में 5 राज्यों में 11 करोड़ से ज्यादा की रकम का घोटाला। और उच्चतम न्यायालय का बड़ा आदेश, पुरानी सूचियों के आधार पर दिव्यांगों को रोजगार से नहीं रखा जा सकता वंचित। न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की आती है, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, लौटेंगे, सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हमेशा से एक चुनौती रही है, लेकिन इस चुनौती का अब समाधान उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन। फिर चाहे आप कोड की लाइन ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हों, स्क्रीनशॉट्स ले लेकर थक गए हों, या फिर बुकमार्कलेट्स में उलझे हों, इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान, बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, जो समस्याओं का समाधान करता है, गलतियों की तलाश करता है और वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को बनाता है और भी आसान। इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने के लिए आज ही लॉगिन करें www.barrierbreak.com/eliinspect, www.barrierbreak.com/A11YINSPECT। ये एक्सटेंशन क्रोम और एज जैसे मेजर ब्राउजर्स के लिए उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का उत्कृष्ट समाधान। अरे तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन, स्वलेखन। आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो, सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री,
78 मजेदार लेसन से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान। स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन। निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन। मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekhan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन। ग्रोसरी मंगवानी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, शॉपिंग करनी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, फूड ऑर्डर करना हो तो ऐप इनएक्सेसिबल। अब इनएक्सेसिबिलिटी की छुट्टी, क्योंकि द एक्सेसिबल नेशन ऐप यानी कि टैन ऐप लॉन्च हुई है पूरे एक्सेसिबल फीचर्स के साथ। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं या लो विजन है तो आज ही डाउनलोड करें टैन ऐप बाय महावंती सॉल्यूशंस ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, जो कि कनेक्ट करता है आपको Amazon जैसे ढेरों शॉपिंग स्टोर्स से। तो अब चाहे करनी हो शॉपिंग या मंगवानी हो ग्रोसरी, इंडिपेंडेंटली यूज करें टैन ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ योर डेली शॉपिंग नीड्स। ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल करें support@buyfromtan.com support@buyfromtan.com। कॉल करें 8209735025 पर। और हाँ, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। है ना कितना इजी। तो प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आइए बिना देर किए बढ़ते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की ओर। पीएम के अध्यक्ष अंबुमणि रामदास ने बीते शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी अस्पतालों में चल रही 1100 सहायक सर्जनों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग में दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। उन्होंने इसे सामाजिक अन्याय करार दिया है। रामदास के अनुसार सरकारी अस्पतालों में सहायक सर्जनों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो रही है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों की स्थापित परंपरा के विपरीत इस वर्ष दिव्यांग डॉक्टरों को प्राथमिकता नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि सामान्य श्रेणी के लगभग 100 अभ्यर्थियों को पहले दौर की काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, जबकि दिव्यांग डॉक्टरों को बाहर रखा गया है। इससे वे अपने निवास के पास के अस्पतालों को चुनने से वंचित हो सकते हैं। अंबुमणि ने स्पष्ट किया कि दिव्यांग डॉक्टरों को प्राथमिकता इसलिए दी जाती है क्योंकि उन्हें लंबी दूरी तय करने और पहाड़ी क्षेत्रों और दूर दराज के इलाकों में काम करने में कठिनाई हो सकती है। प्राथमिकता मिलने से वे अपने मूल निवास के आसपास के अस्पताल चुन पाते हैं। कुल 1100 पदों में से 115 पद दिव्यांगों के लिए आरक्षित हैं। इन पदों में 76 बैकलॉग और 39 वर्तमान रिक्तियां शामिल हैं। रामदास का कहना है कि प्राथमिकता मिलने के बावजूद उनके लिए सुविधाजनक पोस्टिंग पाना पहले से ही सीमित है। 21 फरवरी को सार्वजनिक स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा जारी किए गए एक परिपत्र का हवाला देते हुए श्री रामदास अंबुमणि ने कहा कि इस परिपत्र में कहा गया था कि दिव्यांगजन को प्राथमिकता दी जाए और पहले बैकलॉग को भरा जाए। उन्होंने तमिलनाडु सरकार से मांग की है कि काउंसलिंग शेड्यूल में संशोधन किया जाए और दिव्यांगों को उनका हक दिया जाए। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी द्वारा 5 वर्ष पश्चात घोषित पुरस्कारों में 5 पुरस्कार संगम नगरी प्रयागराज की झोली में आए हैं। घोषित पुरस्कारों में 2021 के लिए लोक गायन विधा में आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार श्रीकांत वैश्य, 2022 के लिए तबला वादन के क्षेत्र में पंकज कुमार श्रीवास्तव, 2023 में सुगम संगीत हिंदी के लिए मनोज गुप्ता, 2023 में ही तबला वादन के लिए एनसीआर में कार्यरत अनूप बनर्जी व 2024 के लिए रंगमंच क्षेत्र में सुषमा शर्मा के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि श्रीकांत वैश्य बचपन में ही चेचक रोग हो जाने के कारण दृष्टि दिव्यांग हो गए थे, लेकिन लोक गायन के क्षेत्र में उन्होंने देश विदेश में अपनी पहचान बनाई। 76 वर्षीय वैश्य की कला साधना अनवरत जारी है। 80 के दशक में उनका गाया गीत झूलनी के रंग सांचा हमार पिया
हर किसी की जुबान पर छाया रहा। श्रीकांत वैश्य ने पुरस्कार मिलने के पश्चात कहा, पुरस्कार पाकर उन्हें बेहद खुशी हो रही है। अन्य कलाकारों जैसे अनूप बनर्जी, सुषमा शर्मा, पंकज कुमार श्रीवास्तव व मनोज गुप्ता भी अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली के उपराज्यपाल श्री तरनजीत सिंह से दिव्यांग पैदल यात्रियों तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो ट्रैफिक सिग्नल प्रणाली लगाने का आग्रह किया है। गुप्ता ने 16 मार्च को उपराज्यपाल को अपने लिखे पत्र में बुजुर्गों एवं दिव्यांग पैदल यात्रियों को रोज होने वाली समस्याओं के प्रति चिंता जताई व दिल्ली में दृश्य संबंधी समस्याओं पर भी चिंता व्यक्त की। विधानसभा अध्यक्ष ने दिल्ली के राजेंद्र प्रसाद नेत्र विज्ञान के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली में 60 लाख से अधिक लोग दृष्टि संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं। उन्होंने कहा, अनुमानित 12 से 18 लाख लोग गंभीर दृष्टि संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिनमें अधिक संख्या बुजुर्गों की है। उन्होंने कहा, वर्तमान यातायात सिग्नल प्रणाली उन लोगों के लिए सहायक नहीं हो सकती जो दृष्टि संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं और जो दृष्टि संकेतों पर निर्भर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सड़क पार करने की सुविधाजनक स्थिति न होना दुर्घटनाओं का खतरा पैदा करती है और बड़ी आबादी की आवाजाही को सीमित करती है। उन्होंने उल्लेख किया कि जापान, सिंगापुर व हांगकांग जैसे अनेक देशों में पैदल यात्रियों के लिए ट्रैफिक सिग्नल्स में ऑडियो संकेतों का प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जापान में सड़क पार करने के लिए मधुर धुन या पक्षियों की चहचहाहट का प्रयोग किया जाता है, जिससे पैदल यात्रियों को सुरक्षित सड़क पार करने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि ऑडियो सिग्नल्स की स्थापना से दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है और पैदल यात्रियों की यात्रा को और अधिक सुरक्षित व सुविधाजनक बनाया जा सकता है। झारखंड की राजधानी रांची में दिव्यांगों के अधिकार और योजनाएं कागजों पर तो मौजूद हैं, लेकिन जमीन पर उनकी स्थिति आज भी चिंताजनक बनी हुई है। दिव्यांगों के लिए बनाई गई यूनिक डिसेबिलिटी आईडी यूडीआईडी कार्ड उनकी पहचान और उनके अधिकारों का सबसे अधिक प्रामाणिक दस्तावेज माना जाता है, लेकिन इसी यूडीआईडी कार्ड को बनाने के लिए आज भी रांची में हजारों दिव्यांगजन सरकारी अस्पतालों के महीनों तक चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। आलम यह है कि जिन लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए, जिनकी परेशानी को दूर करने के लिए यह व्यवस्था बनाई गई थी, आज यह व्यवस्था उन्हीं के लिए परेशानी का सबब बनती चली जा रही है। रांची में आज भी हजारों दिव्यांगजन अपना यूडीआईडी कार्ड बनने का इंतजार कर रहे हैं। अब तो अनेक दिव्यांगजन यह भी कहने लगे हैं कि समस्या उनके शरीर में नहीं है, बल्कि पूरा सिस्टम ही आज दिव्यांग नजर आता है। सिविल सर्जन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार रांची में अब तक 17,347 दिव्यांगजन का यूडीआईडी कार्ड जारी किया जा चुका है। इनमें 11,040 पुरुष और 5,305 महिलाएं शामिल हैं, जबकि 2 अन्य श्रेणी के दिव्यांगों का भी यूडीआईडी कार्ड बनाया गया है। यदि पूरे झारखंड की बात की जाए तो अब तक 2,12,716 दिव्यांगों का यूडीआईडी कार्ड बनाया गया है। इनमें 1,38,871 पुरुष और 73,744 महिलाएं हैं, जबकि 101 अन्य श्रेणी के दिव्यांग भी इसमें शामिल हैं। इसके बावजूद बड़ी संख्या में अब भी लोग इस पहचान पत्र से वंचित हैं। अधिकारियों के मुताबिक राज्य में अब तक 40% से अधिक दिव्यांगजन का यूडीआईडी कार्ड नहीं बन पाया है, जिससे वे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। राजधानी रांची में 3,614 आवेदन अभी भी लंबित पड़े हैं। वहीं पूरे झारखंड की यदि बात करें तो 27,441 दिव्यांगजन अभी भी अपने यूडीआईडी कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। नियम के मुताबिक यूडीआईडी कार्ड बनने के लिए 90 दिन की समय सीमा निर्धारित है, लेकिन हकीकत यह है कि झारखंड में अभी भी दिव्यांगजन को महीनों तक यूडीआईडी कार्ड का इंतजार करना पड़ रहा है। इस देरी के कई कारण सामने आते हैं। कभी मेडिकल बोर्ड समय से दिव्यांगों की जांच नहीं कर पाता, कभी मशीन खराब हो जाती है और कभी कभी कागजी प्रक्रिया भी इस देरी को जन्म देती है और कभी कभी
डॉक्टरों की कमी देरी का कारण बनती है। दूर दराज के इलाकों में समस्या और भी गंभीर है। वहां डॉक्टरों की कमी और मशीनों की कमी के कारण उन्हें जांच के लिए जिला अस्पतालों में भेजा जाता है, जिसके कारण आवेदनों में देरी होती है। सदर अस्पतालों में समय समय पर जांच कैंप लगाने का निर्देश है, लेकिन ये कैंप भी कई बार नियमित रूप से नहीं लग पाते, जिसकी वजह से आवेदनों की टेंडेंसी बढ़ जाती है। यदि केवल रांची शहर की ही बात करें तो रांची में हर साल 2 से 3 हजार यूडीआईडी के आवेदन होते हैं। आवेदन होने के पश्चात इनकी स्क्रूटनी होती है, फिर दिव्यांगजन की जांच मेडिकल बोर्ड करता है। इसके पश्चात ही यूडीआईडी कार्ड बनाया जाता है। यूडीआईडी कार्ड बनाने के कई चरण होने के कारण इस प्रक्रिया में देरी होती है। बहुत बार दिव्यांगजन समय से जांच नहीं करा पाते और जिसकी वजह से ये आवेदन लंबित पड़े रह जाते हैं। केंद्रीय मंत्री श्री रामदास अठावले ने मंगलवार को कहा कि 2027 की जनगणना दिव्यांगों की सभी 21 मान्यता प्राप्त श्रेणियों का डेटा एकत्रित करने और दिव्यांगता संबंधित नीति निर्माण को सक्षम बनाने का ऐतिहासिक अवसर प्रदान करेगी। श्री अठावले ने दृश्यमान से परे दिव्यांगता समावेशन के लिए सांसदों के लिए मार्गदर्शिका का लोकार्पण करते हुए कहा कि आरपीडी एक्ट 2016 के लागू होने के पश्चात पहली बार इस प्रकार का डेटा एकत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेहतर गणना और बेहतर डेटा सरकार को प्रभावी कार्यक्रम बनाने में मदद करेगा और दिव्यांगजन के समावेशन में भी सहायक व प्रभावी होगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले ने कहा कि आरपीडी एक्ट 2016 एक महत्वपूर्ण सुधार था, जिसने दिव्यांगों की 21 श्रेणियों को मान्यता दी और यह कल्याण आधारित दृष्टिकोण से अधिकार आधारित दृष्टिकोण का प्रमाण है तथा इसके जरिए भारत को भी संयुक्त राष्ट्र के दिव्यांग आधारित सम्मेलन के अनुरूप बनाया जा सका। नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल NCPDEP के कार्यकारी निदेशक अरमान अली ने कहा कि यह मार्गदर्शिका सांसदों को दिव्यांगजन के प्रति कानूनी प्रावधानों को व्यवहारिक नीतियों में बदलने और दिव्यांगजन की भविष्यगत बाधाओं को दूर करने के लिए बनाई गई है। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को विधायी कार्रवाई में बदलने और भारतीय लोकतंत्र में समावेशन के अनुभव को मजबूत बनाने में मदद करेगी। इस कार्यक्रम में समावेशी स्वास्थ्य कवरेज और राजनीतिक भागीदारी पर एक पैनल चर्चा भी हुई, जिसमें केंद्रीय दिव्यांगता बोर्ड के सदस्य मोहम्मद बशीर, लोकसभा सदस्य श्री ई राजेंद्र, राज्यसभा सदस्य फौजिया खान, भाजपा प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान, भाजपा युवा संगठन की प्रवक्ता नेहा जोशी व राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र गुट के सदस्य अनीश गवांडे भी शामिल थे। पुणे शहर के भारती थाना पीठ क्षेत्र से मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। भारती विद्यापीठ थाना क्षेत्र की एक पोस्ट सोसाइटी में 15 वर्षीय मानसिक दिव्यांग लड़की के साथ 3 लोगों के दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपियों ने सोसाइटी के क्लब की शौचालय का इस्तेमाल किया। आरोपी पीड़िता के रिश्तेदार व जानने वाले बताए जा रहे हैं, जिन्होंने इस शर्मनाक करतूत को अंजाम दिया है। पुलिस की प्राथमिक जांच से पता चला है कि आरोपी पिछले 6 से 7 महीनों से पीड़िता के साथ अलग अलग जगहों पर सामूहिक दुष्कर्म कर रहे थे। जब पीड़िता के परिजनों को इसका शक हुआ तो उन्होंने पीड़िता से पूछताछ की और तब यह मामला सामने आया। परिजनों ने भारतीय विद्यापीठ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार आरोपियों ने सोसाइटी के क्लब हाउस की शौचालय का प्रयोग कर इस शर्मनाक करतूत को अंजाम दिया। आरोपी पीड़िता के रिश्तेदार व जानने वाले बताए जा रहे हैं, जिन्होंने पीड़िता की मानसिक स्थिति का फायदा उठाया। 5 राज्यों में स्कॉलरशिप्स के लिए निर्धारित 11 करोड़ के घोटाले का मामला सामने आया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने FIR कर मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि विभिन्न अधिकारियों और लोगों ने 5 राज्यों में बच्चों के लिए बनाई गई स्कॉलरशिप्स के 11 करोड़ रुपए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर निकाले हैं।
इसमें कई राज्यों के अधिकारी शामिल हैं और कई संस्थानों का हाथ भी इसमें हो सकता है। रिपोर्ट्स की यदि माने तो 11 करोड़ से ज्यादा की रकम का ये घोटाला है। इस योजना का मकसद दिव्यांगजन को छात्रवृत्ति प्रदान करना था। अधिकारियों व संस्थानों ने फर्जी छात्रों और संस्थानों के नामों पर पैसे निकाल लिए हैं। सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया है और अब पूरे नेटवर्क को ढूंढा जा रहा है। सीबीआई की ओर से कहा गया है कि इसमें 11 करोड़ से ज्यादा की रकम को अधिकारियों द्वारा निकाला गया है। 2023 से 2024 की अवधि में ये घोटाला हुआ, जिसमें फर्जी छात्रों और संस्थाओं के नामों पर फर्जी दस्तावेज लगाकर इस रकम को निकाला गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार इस घोटाले में 900 से ज्यादा फर्जी क्लेम सामने आए हैं। अनेक शिक्षण संस्थानों का भी इसमें हाथ हो सकता है। रिपोर्ट्स में सामने आया है कि अधिकारियों द्वारा उन संस्थानों के बच्चों को भी छात्रवृत्ति की योजना का लाभ दिया गया जो नाम केवल कागजों में ही मौजूद है। असल में उन संस्थानों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिनके लिए यह योजना बनाई गई थी, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल सका। आइए अब आपको उन राज्यों के बारे में भी बताते हैं जहां पर यह घोटाला हुआ। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर में यह घोटाला सामने आया है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अनेक ऐसी संस्थाएं व छात्र दर्ज थे जो वास्तव में अस्तित्व ही नहीं थे रखते। 100 संस्थाओं में से 18 संस्थाएं फर्जी पाई गई हैं। सीबीआई द्वारा इन 4 राज्यों व जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के नोडल अधिकारियों व अफसरों को आरोपी बनाया गया है। आरोप तय करते हुए कहा गया है कि इनके द्वारा 11 करोड़ से अधिक की रकम को फर्जी विद्यार्थियों को देने के लिए निकाला गया है। इस घोटाले के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। अधिकारियों द्वारा फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग करते हुए गलत छात्रों के नाम पर, फर्जी छात्रों के नाम पर आवेदन किए गए। इसके बाद उन फर्जी छात्रों के बैंक अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर कर दिया गया। कई छात्र ऐसे थे जो इस छात्रवृत्ति के पात्र ही नहीं थे, लेकिन उन्हें भी यह स्कॉलरशिप मिल गई। उनके आवेदन को वेरीफाई गलत तरीके से किया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 16 मार्च को उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि आवासीय परिसरों में दिव्यांगजन के लिए सामुदायिक केंद्रों तथा लिफ्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। न्यायमूर्ति श्री अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ नंदन ने कहा कि एक भवन में दिव्यांगजन के लिए सुगम्य पहुंच उनका मौलिक अधिकार है। न्यायालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण यह सुनिश्चित करे कि राज्य में सामुदायिक आवासीय केंद्रों के लिए दिव्यांगजन को असमान स्थिति में न डाला जाए और उनके लिए उचित व सुलभ पार्किंग स्थान उपलब्ध कराया जाए। उच्च न्यायालय ने यह निर्देश निर्माण कंपनी मेसर्स एसएससी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड की उस रिट के जवाब में यह निर्देश जारी किए जो उन्होंने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत अपने खिलाफ पारित एक निर्देश के उत्तर में की थी। कंपनी ने गाजियाबाद में आवासीय योजना एसईसी सैफायर के तहत एक दिव्यांग महिला के आवंटित फ्लैट के संबंध में यह याचिका दायर की थी। दिव्यांग महिला ने विकास प्राधिकरण में यह शिकायत की थी कि उसे फ्लैट आवंटित करने के 8 साल बाद उसके लिए निर्धारित पार्किंग का विभाजन बिल्डर कंपनी द्वारा कर दिया गया। हम में से बहुत से लोग बॉलीवुड फिल्मों के यादगार दृश्यों को देखते और उन पर चर्चा करते हुए बड़े हुए हैं। कभी खुशी कभी गम का वो परिवार से मिलने वाला दृश्य, कल हो ना हो का विदाई वाला पल और कुछ कुछ होता है फिल्म का रोमांस और दोस्ती, ये सभी पीढ़ी के लिए एक सांस्कृतिक विरासत बन चुके हैं। ये वो पल हैं जिन्हें दोस्त दोहराते हैं, परिवार साथ बैठकर देखते हैं और सोशल मीडिया पर जिनकी चर्चा होती है। लेकिन एक दृष्टिबाधित व्यक्ति होने के नाते मैं काफी हद तक इन साझा अनुभवों से वंचित रहा। मैं स्वतंत्र रूप से इन फिल्मों का आनंद नहीं ले पाता था। यह केवल मनोरंजन से दूर रहने की बात नहीं थी, बल्कि एक सांस्कृतिक संवाद, कल्चरल कन्वर्सेशन से कट जाने जैसा था। लेकिन यह सब अब बदलने वाला है। 15 मार्च से भारत सरकार द्वारा भारत में बनने वाली हर नई फिल्म के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि उस फिल्म में दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए ऑडियो डिस्क्रिप्शन, दृश्य वर्णन तथा सुनने में अक्षम व्यक्तियों के लिए
उसी भाषा में कैप्शन या सबटाइटल्स दिए जाएं। यह ऐतिहासिक क्षण मनोरंजन की दुनिया में पहुंच, एक्सेसिबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए एक लंबे तथा कठिन संघर्ष का परिणाम है। इस लंबे संघर्ष की नींव आज से 1 दशक पूर्व रखी गई थी। 2017 में पारित आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की धारा 42 का यह नियम है कि सरकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दिव्यांगजन के लिए सुगम बनाए, लेकिन सालों तक यह नियम सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहा। साल 2023 में 4 याचिकाकर्ताओं ने फिल्म पठान में इन सुविधाओं की कमी को लेकर शिकायत दर्ज की। उन 4 याचिकाकर्ताओं में 3 दृष्टिबाधित तथा 1 श्रवण बाधित सम्मिलित थे। मुझे अदालत में उन याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन चारों याचिकाकर्ताओं की मांग बहुत सरल थी। जब आज की तकनीक पहुंच को इतना आसान बना सकती है, तो दिव्यांगजन को इससे बाहर क्यों रखा जाए? उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया कि पठान फिल्म को अपने OTT रिलीज में ये सुविधाएं देनी होंगी और भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को यह निर्देशित किया गया कि वे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दिव्यांगजन के लिए सुगम बनाने के लिए गाइडलाइंस तैयार करें। मंत्रालय ने इन निर्देशों का पालन किया। 15 मार्च 2024 को सिनेमाघरों में फिल्मों के प्रदर्शन के लिए एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स जारी किए गए। इसके खंड 6.1 के तहत एक स्पष्ट समय सीमा तय की गई। 15 मार्च 2026 तक सभी नई फिल्मों के लिए ऑडियो डिस्क्रिप्शंस और कैप्शंस अनिवार्य होंगे। राष्ट्रीय पुरस्कारों की दौड़ में सम्मिलित फिल्मों के लिए यह पहले ही लागू था, लेकिन अब सभी फिल्मों के लिए यह अनिवार्य हो गया है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। तकनीकी रूप से सिनेमाघरों में यह सुविधा मोबाइल ऐप्स के जरिए दी जा सकती है। ये विशेष ऐप्स फिल्म में चल रही ऑडियो के साथ तालमेल बैठा लेते हैं और खाली समय में फिल्मों के दृश्यों का वर्णन करते हैं और फिल्म में आने वाले डायलॉग्स और संवादों को कैप्शन टेक्स्ट के माध्यम से दिखाते हैं। हालांकि अभी भी कुछ कमियां हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए जारी की गई गाइडलाइंस में नियमों के पालन के लिए काफी लंबा समय दिया गया है। नए नियमों के अनुसार OTT प्लेटफॉर्म्स में कंटेंट को पूरी तरह सुगम होने में 3 साल का समय लग सकता है, जो कि तर्कसंगत या व्यावसायिक प्रतीत नहीं होता, लेकिन फिर भी इस बदलाव को नकारा नहीं जा सकता। भारत के करोड़ों दिव्यांगजन के लिए सिनेमाघरों के जो दरवाजे बंद थे, 15 मार्च से अब वे दरवाजे खुलने शुरू हो गए हैं। इस आर्टिकल के लेखक श्री राहुल बजाज मिशन एक्सेसिबिलिटी के सह संस्थापक हैं। उच्चतम न्यायालय ने दिव्यांगजन के रोजगार के संबंध में अधिकारों को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। अदालत ने अपने निर्णय में कहा है कि सरकारी अधिकारी बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले अभ्यर्थियों को केवल इस आधार पर पद पर नियुक्ति देने से इनकार नहीं कर सकते कि कोई पद पुरानी पहचान सूची ओल्ड आइडेंटिफिकेशन पोस्ट के अंतर्गत आते हैं। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने गुरुवार 12 मार्च को इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार को आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अंतर्गत आने वाली ताजा अधिसूचना को लागू करना अनिवार्य होगा। पीठ ने जोर देकर कहा कि प्रशासन पुरानी और आउटडेटेड सूचियों का सहारा लेकर दिव्यांग अभ्यर्थियों के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। अदालत ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे उन उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रक्रिया तुरंत पूरी करें जिन्हें तकनीकी कारणों से रोक दिया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय उन दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर लेकर आया है जो सरकारी पदों की पहचान सूची की विसंगतियों के कारण रोजगार पाने से वंचित रह जाते थे। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हमारा रेगुलर सेगमेंट होगा जस्टिस कनेक्ट विद राहुल बजाज। तो सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स। फोटो वरुण आना नहीं, वरुण तीसरा महीना ब्रो चलना छुट्टी पे तो चिलकर चिल। मेरा बैंक मुझे चिल करने देता है। पैसे डालो फॉर्म भरो, पैसे निकालो फॉर्म भरो, और सुन सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट पता कितना देता है? इतना सा, और वो भी हर 3 महीने बाद। नॉट बैंकिंग विद AU। AU AU AU
एयू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने। मतलब मनी 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 एवरी मंथ। ब्रो, सोच बदलो और बैंक भी। चल आगे। यार एग्जाम पास आ रहे हैं, पुराने पेपर देखे? देखे तो, लेकिन कुछ समझ नहीं आया, सब धुंधले हैं। मेरी स्क्रीन रीडर भी नहीं पढ़ पा रही। अरे तूने स्मार्ट ऑन का डॉक्यूमेंट वाला फीचर ट्राई नहीं किया? नहीं, वो क्या है? स्मार्ट ऑन एक ऐप है, बस अपना पेपर स्मार्ट ऑन के डॉक्यूमेंट फीचर में खोलो और वो सब साफ साफ पढ़कर सुनाता है। सच में? मतलब अब मैं खुद सुनकर पढ़ सकती हूँ? हाँ, ये हमारी तरह के लोगों के लिए ही बना है जो अच्छे से देख नहीं सकते। अब पढ़ाई आसान है। स्मार्ट ऑन, ये पढ़ता है, आप सीखते हैं। तो आज ही डाउनलोड करो स्मार्ट ऑन गूगल प्ले स्टोर से। कब से देख रही हूँ, तुम कुछ ढूंढ रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो? मैं एक ऐसी ऐप ढूंढ रहा हूँ जहाँ मैं एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड फीडबैक दे सकूँ या कोई कंप्लेन कर सकूँ, जहाँ मुझे डिसेबिलिटी से रिलेटेड तमाम सर्कुलर्स मिल जाएं, हमारी कम्युनिटी में क्या हो रहा है, आने वाले इवेंट्स के बारे में पता चल जाए, और गवर्नमेंट की डिसेबल्ड के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं और उसका बेनिफिट कैसे लेना है। मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा हूँ जहाँ मुझे ये सब कुछ मिल जाए। आज तुम कुछ और मांगते तो वो भी मिल जाता, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ने एक ऐसी ही ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है सुगम्य भारत ऐप, जहां तुम्हें ये तमाम चीजें मिल जाएंगी। तो आज ही सुगम्य भारत ऐप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। This app is developed by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, revamped by Mission Accessibility in collaboration with iSTEM, NAB Delhi and Vision Divyang Foundation. This initiative is supported by the SBI Foundation. आज ही डाउनलोड करें सुगम्य भारत ऐप। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आप हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर हर शुक्रवार रात 9 बजे सुनते हैं और YouTube पर भी आप हमारे इस प्रोग्राम को सुन सकते हैं। और इसके साथ ही साथ रेडियो उड़ान सुनने के लिए प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हमारी ऐप्स डाउनलोड करें और हमारे सभी प्रोग्राम्स को अपना फीडबैक देना ना भूलें। अलग अलग तरीकों से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन पर हमें फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें और साथ ही साथ यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुने हमारा रेगुलर सेगमेंट जस्टिस कनेक्ट। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ जस्टिस कनेक्ट, जहां पे हम रीसेंट डिसेबिलिटी राइट्स जजमेंट्स को डिस्कस करते हैं जो पिछले हफ्ता 10 दिन में आए हों। इस हफ्ते 3 नए जजमेंट्स हैं, 2 सुप्रीम कोर्ट के हैं और 1 हाई कोर्ट का है, गुवाहाटी हाई कोर्ट का। पहले आते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में। इसमें सबसे पहला जजमेंट है सुधांशु करदम वर्सेस कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का। एंड आई एम हैप्पी टू से कि ये केस हमारी टीम ने आर्ग्यू किया था। ये एक ऐसा केस था जिसमें एक पर्सन थे विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, जिनको इन्होंने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2018 एग्जाम्स के लिए अप्लाई किया था और उसमें उनका सिलेक्शन हो गया था अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जो कि एडवर्टाइजमेंट में कहा था कि ये पोस्ट जो है OH, HH और VH ये कैटेगरीज के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एंड फर्दर कि नाउ दैट न्यू डिसेबिलिटीज हैव कम, बिकॉज 95 के कंपैरिजन में 2016 एक्ट में मोर कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटीज आर गिवन रिजर्वेशन, जिसमें डिसेबिलिटीज ऑफ द माइंड इंक्लूडेड है, जैसे कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एज वेल एज मल्टीपल डिसेबिलिटी। इनको रिजर्वेशन दिया गया है, तो इसलिए कहा गया था कि दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई, बट देयर सिलेक्शन शैल बी सब्जेक्ट टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पोस्ट बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट। अब हुआ ये कि कैग ने एडवर्टाइजमेंट इशू होने के बाद एक इंटरनली मीटिंग कर दी, जिसमें उन्होंने ये डिसाइड किया कि कैग में कोई भी पोस्ट SLD वालों के लिए नहीं आइडेंटिफाई किए जाएंगे। बट ये चीज के बारे में कैंडिडेट्स को कभी भी नहीं बताया गया, उस एड को अमेंड नहीं किया गया, कोई कोरेजेंडम नहीं इशू किया गया, कुछ भी नहीं। तो जब सब सिलेक्शन वगैरह हो गया तो 3 कैंडिडेट्स का
डॉसियर रिटर्न हो गया, मतलब कैंडिडेचर कैंसिल हो गया, ये बोल के कि ये आपके लिए तो पोस्ट आइडेंटिफाइड ही नहीं है, चाहे फिर वो SLD हो या मेंटल इलनेस हो। और ये भी कहा कि आपको अल्टरनेटिव पोस्ट दी जाएगी। अल्टरनेटिव पोस्ट भी कोई नहीं दी गई। तो इन लोगों ने इस चीज को फिर कैट में चैलेंज किया। कैट ने इनके फेवर में डिसाइड किया, ये बोलते हुए कि ये एक्सक्लूजन आर्बिट्ररी है और DEPWD की लिस्ट में तो आइडेंटिफाई किए हैं इनके लिए सूटेबल पोस्ट, और ये कहा कि आप एक फ्रेश मेडिकल इवैल्यूएशन कराइए इनका। इस चीज को कैग ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया और हाई कोर्ट ने कैट के जजमेंट को रिवर्स कर दिया और कैंडिडेट्स के अगेंस्ट डिसाइड किया। हाई कोर्ट ने ये कहा कि आपने एड चैलेंज करना चाहिए था, जब एड में सिर्फ OH, HH और VH लिखा था तो फिर आप उसी टाइम पे चैलेंज करते। 3 साल बाद जब आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हुआ तब आप नहीं चैलेंज कर सकते। इस चीज को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और ये बताया था कि हमें कुछ बताया ही नहीं गया है कहीं भी कि हमारे लिए पोस्ट आइडेंटिफाइड नहीं है, तो हम किस बेसिस पे चैलेंज करते। सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली ये डिसाइड किया कि जो DEPWD की लिस्ट है 4 जनवरी 2021 की, उसमें कैग के कुछ पोस्ट हैं ऑडिटर के जो आइडेंटिफाइड हैं PWD कैंडिडेट्स, SLD कैंडिडेट्स और मेंटली इल कैंडिडेट्स के लिए, मेंटल इलनेस वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि उन पोस्ट के अगेंस्ट इन लोगों को अकोमोडेट करना होगा, ना कि जो कैग ने अपनी आइडेंटिफिकेशन की थी उनके अगेंस्ट। और ये भी कहा कि अगर वैकेंसियां खत्म हो गई हैं तो आपको सुपर न्यूमररी सीट क्रिएट करना रहेगा। इसमें बस दुख की बात यह है कि बहुत ज्यादा रीजनिंग कोर्ट ने नहीं दी जजमेंट में, और शुरुआत में इन लोगों का ग्रुप B पोस्ट के सिलेक्शन हुआ था, अल्टीमेटली ग्रुप C पोस्ट इनको लेनी पड़ी क्योंकि DEPWD ने एक्सप्रेसली वही आइडेंटिफाई की थी। बट ओवरऑल ये एक पॉजिटिव जजमेंट है एंड फर्स्ट टाइम है शायद कि SLD और मेंटल इलनेस के रिजर्वेशन पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया है और फेवरेबली जजमेंट दी है। दूसरा एक जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का है वो है प्रभु कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये एक ऐसा केस है जिसमें एक हिमाचल प्रदेश ने रूल लाया कि अगर आपको डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बनना है, सरकार का लॉयर बनना है, तो आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी कैन नॉट एक्सीड 60%। और इस चीज को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया था और फिर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में था। ये 2020 के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कंडीशन कि आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी 60% से कम होना चाहिए, ये चीज को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ऐसे हमने परसेंटेज बेस्ड थ्रेशोल्ड्स कभी भी माने नहीं है। एक्ट केवल ये कहता है कि 40 से ज्यादा परसेंटेज हो तो रिजर्वेशन मिलेगा। वो कोई अपर सीलिंग नहीं इम्पोज कर सकता कि इतना परसेंटेज तक ही होना चाहिए। सो लॉन्ग एज आपका फंक्शनली आप क्वालिफाइड हो उस पोस्ट के लिए तो आपको दी जा सकती है। और पिछले काफी जजमेंट जैसे कि विकास कुमार, ओम राठौड़, कबीर पहाड़िया, अनमोल, ऐसे जजमेंट्स पे कोर्ट ने रिलाई किया जिसमें इस तरीके की रिक्वायरमेंट्स को सेट असाइड किया गया था जो परसेंटेज बेस्ड थ्रेशोल्ड्स इंपोज कर रहे थे। तो ये एक काफी अच्छा जजमेंट है क्योंकि हम देखते हैं कि जो ज्यादा सिवियर डिसेबिलिटी वाले होते हैं उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा होता है। सो दिस जजमेंट शुड हेल्प एड्रेस दैट इशू। और जो तीसरा जजमेंट है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट का है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस संतोष कुमार। ये एक केस है एक इंसान का जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में काम कर रहे थे, जिनको मेमो ऑफ चार्ज इन पे लगाया गया, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इनके अगेंस्ट की गई कि आपने कुछ हेरा फेरी की है। जैसे आपने हाउस रेंट अलाउंस क्लेम किया है, भले ही आप उसको यूज नहीं कर रहे और जितना आपको मिलना चाहिए उससे ज्यादा क्लेम किया है। तो ऐसे 3 इश्यूज पे इन पे इंक्वायरी शुरू हुई। इंक्वायरी के दौरान इन्होंने कहा कि मैं मेंटली इल हूँ, मेरे को मेंटल इलनेस है, इस वजह से मेरे अगेंस्ट ये एक्शन लिया जा रहा है और मेरे को रीजनेबल अकोमोडेशन मिलना चाहिए। तो सिंगल जज ने तो इनके फेवर में रूल किया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है रविंदर कुमार धरेवाल की जो कहती है कि मेंटल इलनेस अगर है किसी को फोर्सेस में तो उनको अकोमोडेट करना चाहिए। बट अभी जो जजमेंट आया है 2 जज के बेंच का, डिवीजन बेंच का, उन्होंने इसको ओवर रूल कर दिया। उन्होंने ये कहा कि पहले तो जब मिसकॉन्डक्ट हुआ है उस टाइम पे इनको मेंटल इलनेस नहीं थी, केवल इंक्वायरी के दौरान थी इनका जो मानना है।
इनका खुद का केस ये है, तो इसलिए ये मेंटल इलनेस का ग्राउंड नहीं ले सकते। दूसरा, हाईकोर्ट ने ये कहा है कि रविंदर धरेवाल की जजमेंट लागू इसलिए नहीं होगी बिकॉज 18 अगस्त 2021 को एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें जो भी CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के पोस्ट हैं वो डिजेबल्ड लोगों के लिए एग्जेम्प्ट कर दिए गए हैं और उसको अभी तक कोर्ट ने कहीं सेट असाइड नहीं किया है। तो इन रीजंस की वजह से कोर्ट ने कहा कि ये मेंटल इलनेस के ग्राउंड पे इंक्वायरी में से इनको नहीं एक्सोनरेट किया जा सकता है, रिलीज किया जा सकता। बट उन्होंने ये कहा कि इनका आप एक फ्रेश मेडिकल इवैल्यूएशन कराइए और अगर इनको जेन्युइनली कोई इशू है अभी भी तो इनको डिसेबिलिटी या इनवैलिड पेंशन देके इनके सर्विसेज स्थगित कर दिए जाएं। तो ये जजमेंट में पहला वाला ग्राउंड तो वैलिड लग रहा है मुझे कि जब मिसकॉन्डक्ट हुआ तब अगर मेंटल इलनेस नहीं थी तो वो एक रेलेवेंट चीज है जो कोर्ट ने सही से मानी है। बट जो 18 अगस्त 2021 की नोटिफिकेशन है उसका शायद सही से इंटरप्रिटेशन नहीं किया है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग सर्विस में थे उनको भी डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है उसके थ्रू, तो वो चीज को कोर्ट ने सही पर्सपेक्टिव में कंसिडर नहीं किया होगा। ये मेरा प्रिलिमिनरी व्यू है, पर आगे देखते हैं इसको अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता है अगर तो। आई होप यू फाउंड दिस हेल्पफुल। आप हर थर्सडे हमें कॉल कर सकते हैं 5:30 to 6:30 PM फॉर लीगल एडवाइस ऑन 9890281068 या फिर 9892622230। ये जो है ये जस्टिस कनेक्ट हेल्पलाइन है, फ्री ऑफ चार्ज। जो लोग लीगल कंसल्टेशन फी भरने की पोजीशन में ना हो और जो भरने की पोजीशन में हो वो भी 1 या आधे घंटे का कंसल्टेशन पेड बेसिस पे बुक कर सकते हैं हमारे साथ। थैंक यू। तो उम्मीद करेंगे ये सेगमेंट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। तो अब बढ़ते हैं प्रोग्राम के अंत की ओर। जाने से पहले न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। तो इसी के साथ मुझे नहीं पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। बाय बाय, गुड नाइट, शबा खैर, जय हिंद, जय भारत। पीएम के अध्यक्ष अंबुमणि रामदास का तमिलनाडु सरकार पर बड़ा आरोप, सामाजिक अन्याय का कर रहे दिव्यांगजन सामना। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता का दिल्ली के राज्यपाल को पत्र, दिल्ली ट्रैफिक में अपनाई जाए ऑडियो सिग्नल प्रणाली। QDID कार्ड बनाने के लिए समय सीमा 90 दिन, लेकिन झारखंड में जमीनी हकीकत इससे उलट। पुणे में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला आया सामने। 3 आरोपियों ने मानसिक दिव्यांग किशोरी के साथ किया सामूहिक दुष्कर्म। डिसेबिलिटी स्कॉलरशिप में 5 राज्यों में 11 करोड़ से ज्यादा की रकम का घोटाला। और उच्चतम न्यायालय का बड़ा आदेश, पुरानी सूचियों के आधार पर दिव्यांगों को रोजगार से नहीं रखा जा सकता।